नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कैसे उत्पन्न हुआ, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसकी वर्डिंग क्या है, उसकी भाषा क्या है और कौन से मूल तत्व हैं, इनके बारे में आज हम पता लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान में प्रीएम्बल का विचार उत्पन्न हुआ और वहीं से भारत ने भी भारतीय संविधान में प्रस्तावना की प्रेरणा ली। तो सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित कहां किया गया? यूएसए के संविधान में। उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भूमिका किस प्रकार से? दोस्तों, संविधान में जैसे भी कोई भी किताब लिखी जाती है उसका एक आमुख लिखा जाता है, उसका एक प्रीफेस लिखा जाता है। ऐसे ही भारतीय संविधान का जो प्रीफेस है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और इसमें संविधान का सार बताया गया है कि संविधान का क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से हम उसको भारतीय संविधान को प्रशासित करने वाले हैं, कैसे ये देश चलेगा। इसके ऊपर जो टोटल इंट्रोडक्शन के जो कुछ शब्दों में जो एक ब्रीफ दिया जाता है वही हमारी प्रस्तावना कहलाती है। प्रख्यात न्यायविद विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। किसी भी व्यक्ति का जैसे हम आइडेंटिटी कार्ड देख के उसके नाम के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, उसके पद के बारे में पता लगाते हैं, इसी प्रकार से संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसका एक परिचय पत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव जो लेकर आया गया था उसी पर आधारित है, और जिसे नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को लाया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। तो कब लेकर आया गया इसको? 13 दिसंबर 1946 को लेकर आया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया गया। तो आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर को एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया, फिर 11 दिसंबर को एक परमानेंट अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, जो हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, और उसके बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन इतना एक मतलब जिसे कहते हैं एक विशाल संशोधन था। इसकी वजह से जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी गई है। तो चलिए, संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है, उसको हम देखते हैं क्या वर्डिंग है। तो उसको हम एक बार सही तरह से देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूं। हाँ, संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार से पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग, ठीक है बच्चों, हम भारत के लोग। यहां पर भारतीय संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है उसका भी एक स्रोत निर्धारित कर दिया गया है। कौन? भारत की जनता ही भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत है। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहां पर भारत का जो संविधान का जो चरित्र है उसके बारे में बताया गया है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, उसके बाद समाजवादी राष्ट्र है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहां पर किसी भी व्यक्ति के पंथ से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है भारतीयता से। हर एक व्यक्ति जो भारतीय है, भारतीय नागरिक है, भारतीय संविधान उसके अधिकारों की रक्षा करता है। उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत एक
लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये भारत की प्रकृति को यहां पर दर्शाता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसमें समस्त नागरिकों को क्या दिलाने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो बच्चों, जब भी आपसे पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय वर्णित हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार के न्याय वर्णित हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, आप इसको सही तरीके से याद करने के लिए बच्चों एक टेक्निक अपना सकते हैं कि कितने प्रकार के न्याय वर्णित हैं। 3 प्रकार के न्याय वर्णित हैं और इन्हीं 3 प्रकार के न्यायों का हमें आसरा है। ठीक है, तो ये आसरा एक आपके लिए टेक्निक बन गई, ट्रिक बन गई याद करने के लिए। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्यायों का हमें आसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय हैं। चलिए, उसके बाद विचार, कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है ये भी आपको बताइए। देखिए, आर्टिकल 19 इसको बताता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहां पर लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपकी विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है बच्चों, यहां पर प्रतिष्ठा आपकी समानता के अधिकार को, आपके स्वतंत्रता के अधिकार को, आपके राइट टू डिग्निटी को, आपके राइट टू प्राइवेसी को, सही से जीवन जीने को, यहां पर कहां, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने। और अवसर की समता कहां मिलती है आपको, आर्टिकल 15 में मिलती है, आर्टिकल 14 में मिलती है, आर्टिकल 16 में मिलती है। जहां पर आर्टिकल 16 में आपको लोक नियोजन के बारे में समता, समानता प्राप्त कराने के लिए, प्रदान करने के लिए संविधान आपके अधिकारों की रक्षा करता है। और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राइट टू डिग्निटी देख लीजिए यहां पर, और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाया जाना, मतलब भाईचारा भी होना चाहिए, राष्ट्र में एकता और अखंडता भी मतलब सुनिश्चित की जानी चाहिए होकर अपने इस संविधान सभा में आज यहां पर तारीख भी बताई गई है कि किस दिन हमने संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया। 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व, तो जो ये शुरुआत होती है हमारे कानों में, जब ये शब्द सुनाई देते हैं तो हर एक व्यक्ति मतलब अपनी राष्ट्र की गरिमा से बढ़ जाता है, भारतीय की गरिमा, भारतीयता की जो गरिमा है उससे भर जाता है। तो ये जो संविधान की प्रस्तावना है, इसके जो मूल जो शब्द हैं वो मैंने आज आपको यहां पर बताए हैं। और भारतीयता इस चीज में है कि हमें भारतीय संविधान का, भारत की सभी जो समासम जो संस्कृति है उसका, भारतीय प्रस्तावना का, संविधान का और जो प्रशासन है उसका सम्मान करना चाहिए। इसमें हमारी भारतीयता, हमारी देशभक्ति झलकती है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में अब आपको बताएंगे कि मूल तत्व क्या हैं इसके। तो प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं और वो क्या कहते हैं कि संविधान के अधिकार का स्रोत, मैंने आपको बताया था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो भारत के संविधान को शक्ति कौन प्रदान करता है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद भारत की प्रकृति क्या है? यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तो यह हमारी प्रकृति को निर्धारित करती है कि भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, भारत की प्रकृति क्या है। और इन सभी शब्दों के बारे में मैं आपको पूरे इलेबोरेटेड ढंग से बताऊंगा कि कहीं भी जिंदगी में आपको लिखने आ जाए कि पंथ निरपेक्षता क्या है, कहीं भी आपको लिखने आ जाए स्वतंत्रता क्या है, कहीं भी आपको लिखने आ जाए कि गणतंत्र, जो गणतांत्रिक जो चरित्र होता है उसकी परिभाषा क्या है, और समाजवादी क्या है, और एकता और अखंडता क्या है, जब भी आपको इसकी परिभाषा आ जाए तो आप बड़ी धूमधाम से उस परिभाषा को लिखेंगे। इस तरह से मैं आपको इलेबोरेटेड ढंग से अगली कक्षा में बताऊंगा भी।
संविधान के उद्देश्य क्या हैं? तो संविधान के इधर उद्देश्य देखिए क्या क्या दिए गए हैं। न्याय होना चाहिए, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 प्रकार का न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। कौन कौन सी स्वतंत्रता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। समता होनी चाहिए, और किस चीज की? प्रतिष्ठा और अवसर की समता होनी चाहिए, और बंधुत्व होना चाहिए। बंधुत्व कौन सा? राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला बंधुत्व होना चाहिए। तो बच्चों, ये जो भारत की संविधान के उद्देश्य को यहां पर बताता है। तो भारत के संविधान का स्रोत क्या हो गया, अधिकार का स्रोत क्या हो गया, भारत की प्रकृति कैसी है, भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, और अब जो चौथा जो मूल तत्व है वो क्या है? भारत के संविधान के लागू होने की तिथि कौन सी है? तो 26 नवंबर 1949 को हमने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान को आत्मार्पित किया, अंगीकृत किया और अधिनियमित किया। तो इसकी यहां पर डेट दे रखी है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एक ये डिसीजन भी लिया है, जो कि मैं मानता हूं कि बहुत ही एक अति उत्तम डिसीजन है, कि 26 नवंबर के दिन हम अपना संविधान दिवस मनाते हैं। तो हम पूरे गौरव के साथ में भारतीय संविधान के दिवस को, भारतीय संविधान दिवस को मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमने अपने संविधान को अधिनियमित किया, अंगीकृत किया और आत्मार्पित किया। तो चलिए आज के दिन की एक लास्ट स्लाइड भी देख लेते हैं, कि यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता क्या कर ली? ग्रहण की। स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। जैसे होता है ना कि 4 लोग मिलकर एक मतलब किसी एक समझदार व्यक्ति को अपना प्रमुख मान लेते हैं, तो उस प्रकार से एक प्रमुखता दी गई है। लेकिन ये इस तरह से कोई व्यक्ति कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का स्वामी नहीं बन जाता। तो भारत अपने आप में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, और यह किसी भी बाहरी शक्ति को अपने सामने क्या कहते हैं? समझता नहीं है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। यह अपने डिसीजन मेकिंग में हम पूरी तरह से अपना स्वतंत्र हैं, और मान लीजिए कि कहीं पे हमें किसी राष्ट्र के साथ संधि करनी है और कोई समझौता करना है, कोई लैंड जो अधिग्रहण करना है, या अपनी जो जमीन किसी को देनी है, तो वो सारे डिसीजन लेने के लिए भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। सेल्फ डिसीजन भारत का चलता है। यहां पर इसको प्रमुख मानने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने अपने से ऊपर किसी को माना है। संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता भी उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में संस्थापक सदस्य के रूप में उसका सदस्य बनना स्वीकार किया, लेकिन यह भारत की संप्रभुता पर कहीं भी सीमित नहीं करती, उसको लगाम नहीं लगाती है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है, किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ भी सकता है। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल तत्व हैं। और बच्चों, इससे आगे भी ये हमने जो इसके जो मूल तत्व हैं, जैसे समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, आपका लोकतंत्रात्मक हो गया, आपका गणराज्य हो गया, ये सभी चीजें जो है आपको इलेबोरेटेड ढंग से हम आपको बताएंगे। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या वह संविधान का भाग है अथवा नहीं है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों, आज हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको मेरा बताया हुआ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, अब जो ये मैंने बताया ये अभी आपको समझ में आया है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक, अन्य सहपाठियों तक, अन्य परीक्षार्थियों तक इसकर पहुंचाएं। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत।